कि डाइन प्लाय अनजान मरैए, ई डाइन प्लाय अनजान मरैए, जान द क करै छी काज। ये मांग लगातार उठती रही है मिथिला राज्य की, और मिथिला राज्य की मांग सदियों पुरानी मांग है, ये कोई नई मांग नहीं है। हमर रोटी हमर काज, हमर रोटी हमर काज, हमरा चाहिए मिथिला राज। ये लोग किसी न किसी तरह हम लोगों पे राज करने का काम करते हैं। पटना में बैठे हुए लोग, जो भाषा के विरोध में मुंबई में अभी एक बहुत बड़ी तहलका उठी हुई है। जो हम मार कौन खाता है? जो रेडी पे काम करता है, जो ठेले पे काम करता है। कुछ दिन पहले हम गए थे गंगा के उस पार, वहाँ खाने के लिए बैठे, लेकिन ये आनंद नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि हमारे यहाँ मिथिला में बरातियों को गाली दिया जाता है, विभिन्न तरह की गालियाँ दी जाती है, और हम लोग जितनी गाली देती है ना, कहते उतना ही भूख बढ़ता है। हमर भाषा हमर आवाज, तैं दुआरे ठन्ने छी हम मिथिला राज। अब नहीं खेबै लाठी जाकर परदेश यौ। यहाँ जो मगध से जो शासक हैं, मगध के शासक हैं, मिथिला के शासक नहीं है, जो मगध राकस हम लोग बोलते हैं। अब नहीं खेबै लाठी जाकर परदेश यौ, एतो मिथिला राज लड़ के लेबै, फैक्ट्री लागते, रोजगार भेटते, अपना घर में रह कर सजेबै हम अपन परदेश यौ। हमर रोटी हमर काज, हमरा चाहिए मिथिला राज। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है। जेरी के साथ बिहार घूम रहा हूँ और घूमते घूमते हम चले आए हैं दरभंगा। तो दरभंगा अभी मेरे ठीक पीछे दरभंगा की जेल की दीवारें दिख रही हैं, बिल्डिंग भी शायद आपको दिख रही होगी। और हम अभी एक बिल्डिंग की छत पे हैं जहाँ से MSU चलता है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस। और इसी MSU से जुड़े कई नेता, कई छात्र, युवक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम ये समझने आए हैं मिथिला के बारे में, मिथिला का साहित्य, मिथिला का इतिहास, मिथिला राज्य की डिमांड को लेकर, और मिथिला से जो के अंदर के ज़िले हैं वहाँ विकास को लेकर। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अविनाश भारद्वाज हुआ और मैं पूर्व में मिथिला स्टूडेंट यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं और वर्तमान में मिथिलावादी पार्टी का अध्यक्ष। तो पहले ये बताइए कि जैसे जो मिथिलावादी पार्टी है, क्या वो MSU की ही मेन विंग टाइप की पार्टी है? जैसे कांग्रेस है तो उसकी स्टूडेंट विंग। हाँ, एक तरह से मान लिया जाए कि मिथिलावादी पार्टी मिथिला स्टूडेंट यूनियन के ही लड़कों, नौजवानों ने जो राजनीति करना चाहते हैं उन लोगों ने मिलकर बनाया। अच्छा, पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे MSU के जो भी झंडा या जिन लोगों ने वो टी-शर्ट पहनी है उस पर वो पीले रंग का है, उसकी क्या वजह है? कोई वजह होगी पीले रंग कुछ? नहीं, आज से 10 साल पहले जब हम लोगों ने मिथिला स्टूडेंट यूनियन का निर्माण किया तो हमें लगा कि नौजवान ही मिथिला में एक नई क्रांति, एक नई आशा ला सकते हैं। जैसे सूर्य अंधकार को हटाता है, एक पीला रंग की रोशनी फिर से मानवता में एक जान ला देती है। तो हमें लगा कि जितने भी नौजवान हैं मिथिला क्षेत्र के हैं और मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले अगर ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो ये लोग मिथिला में विकास की एक नई रोशनी लाएंगे, मिथिला के लिए एक नई बात होगी। इसीलिए हम लोगों ने अपना बैनर, अपना झंडा, अपना टी-शर्ट सब कुछ पीला रंग का चुना था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विद्याभूषण राय है। अच्छा, आप भी MSU से जुड़े? हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। थोड़ा सा जो वो दर्शक होंगे जो मिथिला से परिचित नहीं होंगे, गैर मिथिला जिनको हम कह सकते हैं, उनको बताइए कि मिथिला में कौन कौन से ज़िले हैं, अगर आप एक मोटा मोटी उनको बता सकें। देखिए, मिथिला की जो सीमा है उसमें कौन कौन से? मिथिला का इतिहास सदियों पुराना है, त्रेता युग में चर्चाएँ हैं मिथिला की, और ये पारंपरिक एक बहुत ही अच्छा कल्चरल, बहुत ही अच्छा जोन है जिसे हम लोग मिथिला कहते हैं। मिथिला में मुख्यतः एक गंगा जो है, गंगा के उत्तरी भाग है ये मिथिला, जो कि पश्चिम चंपारण से आरंभ होकर बेगूसराय, खगड़िया और बहुत सारे जिला, लगभग 19 से 22, अगर देवघर को भी माना जाए तो देवघर, नेपाल के कुछ हिस्से को मिलाकर एक मिथिला क्षेत्र बनाया गया है, जो कि मैप है, जिसका मैप सर्वव्यापी है, लोग देख सकते हैं आराम से। नेपाल का कुछ हिस्सा, फिर बिहार, हाँ, फिर झारखंड। अच्छा, देवघर, दुमका, ऐसे कुछ जिलों को लेकर ये पूरा मिथिला क्षेत्र। अच्छा, तो ये किस आधार पे एक साथ जुड़ते हैं? क्या भाषा या साहित्य या बिल्कुल, भाषा, साहित्य और हमारी मिथिला की अपनी लिपि है, उस आधार पर काफ़ी यहाँ नहीं तिरहुती, जिसे हम लोग मिथिलाक्षर कहते हैं। मिथिलाक्षर अपनी लिपि है और इसको लेकर हम लोग काफ़ी एकजुट हैं और ये मांग लगातार उठती रही है मिथिला राज्य की, और मिथिला राज्य की मांग सदियों पुरानी मांग है, ये कोई नई मांग नहीं है और हम किसी से मांग नहीं रहे हैं। ये हमारी मिथिला देश हुआ करता था, मिथिला एक पूरा भूभाग्य राजा जनक के समय से मिथिला है और हम लोग अपनी मांग नहीं अपना अधिकार मांग रहे हैं, ताकि हम लोग को फिर से वो स्वर्णिम इतिहास जो हमारा मिथिला का था, राजा जनक वाला मिथिला, या जो आज़ादी से पहले जिस मिथिला में
सैकड़ों फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, एक से सुंदर विश्वविद्यालय हुआ करता था, वैसा हम लोग फिर से बनाना चाहते हैं इसको। आप भी एमएसयू से जुड़े हैं, क्या जी। नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार ठाकुर है और हम मिथिलावादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, साथ ही इस पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद सदस्य के रूप में भी। हम लोग जब आ रहे थे आप लोगों से बातचीत करने के लिए, तो ये कल रात की बात है, दरभंगा के एक साथी हमारे साथ काम करते हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार पूछना कि एमएसयू का जब गठन हुआ उसके बाद बहुत एक्टिव थे, दिल्ली तक जाके प्रोटेस्ट हुआ और हर तरफ चर्चा थी इनको लेकर, लेकिन इधर बीच क्यों वो एक्टिवनेस जो है वो कम पड़ गई है, ऐसा है क्या? देखिए, जब हम लोगों ने मिथिला स्टूडेंट यूनियन का निर्माण किया था तो इससे पूर्व हमारे नेता बताएं कि मिथिला में एक नई क्रांति आई, क्योंकि आज तक जितने भी राजनीतिक दल थे उसमें कहीं ना कहीं एवब 40 से एवब के लोग राजनीति करते थे, और कहीं ना कहीं इस मिथिला के अंदर जो मिथिला की नई क्रांति, चाहे वो छात्र हित में हो, क्षेत्र हित में हो, नौजवानों की जो सक्रियता होनी चाहिए वो मिथिला की राजनीति में नहीं था। तो जब हम लोगों ने संगठन का निर्माण किया तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन में लगभग हज़ारों के संख्या में हर कस्बे से, हर प्रखंड से, हर ज़िले से लोग जुड़ना शुरुआत किया, और हम लोग लगातार यहाँ से दिल्ली तक लड़ाइयाँ भी लड़ी। आज जिन लोगों को ये लगता है कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन कमज़ोर हो गया है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन कमज़ोर नहीं हुआ है, बल्कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जितने भी लड़ने वाले हमारे क्रांतिकारी साथी थे वो स्टेबल हो चुके हैं। कल हम छात्र हित की बात कर रहे थे और यूनिवर्सिटी में जो 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं मिलता था, हमने उसमें बदलाव करके दिखाया और 3 साल की डिग्री 3 साल में मिली, जो आप भी जानते होंगे 2018 में पहली बार इस पूरे बिहार में मिथिला यूनिवर्सिटी में 3 साल की डिग्री 3 साल में मिली थी। जहाँ तक स्टेबिलिटी की बात है, अब हम लोग क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, तो जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, जैसे आप मुझे ले लीजिए, मैं जब 2021 में चुनाव लड़ने के लिए गया तो उससे 1 साल पहले मैं गाँव गया, क्योंकि मैं इससे पहले छात्र आंदोलन करता था, और जब मैं क्षेत्र की विकास की बात करता हूँ तो क्षेत्र में जो व्याप्त जो कमियां हैं, भ्रष्टाचार है, जैसे आप कहीं जाइए तो स्टेट बोर्डिंग बंद है, आप कहीं जाइए तो पंचायत सरकार भवन पे ताला लटका हुआ है, आप जाइए तो आपको हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलेगा, आप जाइए तो गांव में आम सभा खत्म हो गई है। तो इन तमाम चीज़ों को समाधान करने के लिए जब मेरे जैसे सैकड़ों जो लीडर थे वो जब क्षेत्र के विकसित सपना को लेकर गाँव में गए तो वहाँ पर वो राजनीति करने के लिए गए, और उस राजनीति के माध्यम से मेरे जैसे लगभग सैकड़ों आदमी, कोई वार्ड सदस्य जीत के आया है, कोई समिति जीत के आया है, कोई मुखिया जीत के आया है, हम 4 जो नौजवान हैं वो जिला परिषद जीत के आए हैं, और कहीं ना कहीं अब हम लोग स्टेबिलिटी रूप से गांव में जो क्षेत्र की मुद्दा होती है उसको लेके लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। तो संख्या कम नहीं हुआ है, बल्कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अब अपने क्षेत्र में जाके और आम लोगों के साथ लड़ाइयाँ लड़के, कल तक हम लोग जब छात्र आंदोलन करते थे तो हम लोग छात्र के साथ लड़ते थे, आज जब हम लोग क्षेत्र के विकसित मांगों को लेकर लड़ते हैं तो हमारे साथ युवा वर्ग के अलावे जो हमारे बूढ़े वर्ग हैं वो आते हैं, हमारी माँ आती है, हमारी चाची आती है, हमारे तमाम समाज के लोग आते हैं। तो हम लोग अब गांव की ओर चले हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि हम लोग कमज़ोर हो गए। हम लोग कमज़ोर नहीं बल्कि स्टेबिलिटी में आए हैं। आपका नाम क्या है? अनीश चौधरी मेरा नाम हुआ, और वर्तमान में मिथिला विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, विश्वविद्यालय से जुड़े हैं तो वहीं के सवाल पूछ लेते हैं। किस तरह की दिक्कतें हैं अभी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हम बिहार आते हैं, फिर जो एक आपने भी कहा कि डिग्री नहीं मिलती है, 3 साल का कोर्स 5-5 साल तक चलता रहता है। पटना हम लोग गए, वहाँ कॉलेज के बच्चे बता रहे हैं कि सेशन ही लेट चले जा रहा है, डिग्री नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। किस तरह की दिक्कतें हैं यूनिवर्सिटी में? देखिए, यूनिवर्सिटी में मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार संघर्ष किया है और संघर्ष करके बराबर सत्र नियमित करवाने का काम किया है, लेकिन इस बीच में 2 साल से पुनः फिर से विश्वविद्यालय प्रशासन सत्र को लेट कर दिया गया है। जैसे अभी वर्तमान में 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है, 4 साल का डिग्री, 4 साल में उनको 8 सेमेस्टर क्लियर करना है, 1 साल में 2 सेमेस्टर क्लियर करना है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन 1 साल में 1 सेमेस्टर क्लियर कर रहा है। मुझे लग रहा है जो 4 साल का जो डिग्रियां हैं विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें 5-6 साल 7 साल में देने का काम करेंगे। वर्तमान में मिथिला विश्वविद्यालय में 5 साल से छात्र संघ का चुनाव बंद है, वो उस चालू करवाने को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी जब 40 साल से मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव बंद था तो यही मिथिला स्टूडेंट यूनियन 2017 में 15 नवंबर को आंदोलन किया था। हजार छात्र नौजवान को गांव-गांव से लाने का काम किया था। उसके बाद पूरे विश्वविद्यालय को भरने का काम मिथिला स्टूडेंट यूनियन किया था। तो 2018 से छात्र संघ का चुनाव चालू हो गया था, 3 बार चुनाव हुआ, फिर बंद हो गया। वर्तमान में जितने भी कॉलेज हैं,
जितने भी कॉलेज हैं मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत, सभी कॉलेज में छात्रावास है, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रावास बंद पड़ा हुआ है। कॉलेज में सही से प्रोफेसर की बहाली नहीं है, सही से शिक्षा नहीं मिल रहा है, सही से पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। कॉलेज में जब आप जाइएगा तो महाविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन कहते हैं जो 75% अटेंडेंस पुरना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं जो 75% अगर अटेंडेंस अगर पुराने के लिए अगर छात्र आएंगे, पढ़ने के लिए अगर छात्र आएंगे, तो छात्रों को अगर सही मायने में अगर सारा बच्चा अगर आ जाए क्लास करने के लिए, तो कॉलेज के पास क्लासरूम नहीं है जो वो वहाँ बैठा के छात्रों को अपना शिक्षा ग्रहण करवा सके। स्पेस नहीं है बैठने, स्पेस ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत मुश्किल से होगा, तो 500 से ज़्यादा छात्र की कैपेसिटी नहीं है किसी भी कॉलेज में। एक चीज़ मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जैसे मिथिला राज्य की मांग होती है, थोड़ा सा आप इसका अगर बैकग्राउंड हमारे दर्शकों को समझाएं कि मिथिला राज्य की डिमांड क्यों, कब से चली आ रही है और अभी इसकी स्थिति क्या है, ये डिमांड किस लेवल पे है, पॉलिटिकली या सोशली। देखिए, स्टेट का जब फिर से रीगठन हुआ था तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था आज़ाद भारत में 1960-65 के दशक में, तो उस समय में मांग हुई थी कि भाषाई आधार पे विभिन्न प्रांत का डिवीज़न हो और जो जिस प्रांत के भाषा वाले लोग हैं उस प्रांत में वहाँ का स्टेट का निर्माण होगा। उसी तरह बम्बे प्रेसिडेंसी को तोड़ा गया और उसमें से गुजरात निकला, गुजराती भाषाभाषी के लिए तेलुगु लोग निकले, आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, उसी तरह चेन्नई में तमिल भाषा के लिए निर्माण हुआ। तो उसी समय में ये प्रश्न आया था कि यहाँ पे हम लोगों का जो मातृभाषा है वो हिंदी नहीं है, हम लोगों का मातृभाषा मैथिली है। तो मैथिल लोगों के लिए यहाँ पर एक अलग स्टेट का निर्माण हो, अलग। तो ये बात आज़ादी के तत्काल 20 साल बाद भी आई थी, आज़ादी के समय में भी ये बात आई थी। तो ये जो मांग है मिथिला राज्य का, ये मांग आज का नहीं है, लगातार सदियों से, जैसे हमारे साथियों ने भी बताया कि हमारा अपना कल्चर है, अपना लिपि है, अपनी संस्कृति है, अपने लोग हैं। हम लोग पूरे जो मतलब जितने भी प्रांत हैं, अलग अलग प्रांत हैं, वैसे ही लोग हैं, अलग तरीके से रहने वाले हैं। हमारा आचार विचार व्यवहार, जो रहने का तरीका है, अपना त्यौहार है, सब कुछ अपनी अलग है, जो एक स्टेट के लिए चाहिए, जो एक राज्य बनाने के लिए अनुकूल हो। तो लगातार पिछले आज़ादी के समय से या आज़ादी के पहले से भी कह सकते हैं कि ये मांग उठ रही है कि मिथिला प्रदेश बनाया जाए। और ये आंदोलन, देखिए, भारतीय जो वर्तमान की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, वो हमेशा छोटे राज्यों के पक्ष में रही है। और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में या फिर से जब स्टेट का रीजनरेशन होगा, स्टेट का रीगठन होगा, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी या जो वर्तमान सरकार है वो निर्णय लेगी और मिथिला प्रदेश का निर्माण होगा। नीतीश कुमार 2005 के बाद से ही वो सीएम हैं बिहार के और लगातार बीजेपी के साथ उनका गठबंधन भी रहा है, लेकिन कभी उस तरह से उनकी तरफ से आपको लगा कि कोई ऐसा रिएक्शन या कोई उनकी ऐसी बात जिसमें वो आपको दिख रही हो एक उम्मीद कि हाँ ये ऐसी बात कह रहे हैं जिससे लग रहा है कि मिथिला राज्य के पक्ष में हैं? देखिए, स्टेट लेवल पे तो हम लोगों का लगातार संघर्ष ही है नीतीश कुमार के साथ और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, और कभी भी ऐसा नहीं रहा। कुछ दिन पहले एक बार राबड़ी देवी का बयान आया था, जो विपक्ष की जो एमएलसी के अध्यक्ष जो हैं, उनका विधान परिषद का जो अध्यक्ष हैं राबड़ी देवी जी, उनका बयान आया था कि हम लोग मिथिला राज्य का समर्थन करते हैं। और हम लोगों ने काफ़ी स्वागत वगैरह भी किया था कि हाँ चलो, एक विपक्ष का तो वॉइस मिला मिथिला राज्य के लिए। तो राज्य एक मुद्दा है, जो वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी है वो कभी इस मुद्दा पे खुल के नहीं आई। उन्हें लगता है कि अगर हम मिथिला राज्य की बात करेंगे तो हमारे हाथों से सत्ता चला जाएगा। और आप देख भी लीजिए ना, पिछला 30 साल 35 सालों का जो इतिहास रहा है, ये लोग किसी न किसी तरह हम लोगों पे राज करने का काम करते हैं। पटना में बैठे हुए लोग, ये कोई भी इधर से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, जबकि ज़्यादातर वोट, ज़्यादातर एमपी, ज़्यादातर आबादी या इधर ही है, हम लोगों के साइड ही है, गंगा के इस पार ही है, और ज़्यादा पिछड़ापन भी इसी साइड। तो हर आधार से इन्हें, अगर जो वर्तमान के सत्ताधारी लोग हैं, इन्हें लगता है कि अगर राज्य बनेगा तो इनका सत्ता खिसक जाएगा और इस प्रांत का विकास भी हो जाएगा, इन्हें अपने प्रांत में पैसा खर्चा करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसी कारण ये लोग राज्य का विरोधी हैं और हम लोग लगातार इनसे संघर्ष कर रहे हैं, जारी रखे हुए हैं। छोटी राज्य होने से क्या बदलेगा, ये हम भी यहाँ भी रहते हैं, यहाँ से बाहर भी जाते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी न्यूज़ चल रही है जो भाषा के विरोध में मुंबई में अभी एक बहुत बड़ी तहलका उठी हुई है, जिस पे होता क्या है, जो हम मार कौन खाता है, जो रेडी पे काम करता है, जो ठेले पे काम करता है, जो दिन की दिहाड़ी कमा के अपना रोजी रोटी चला रहा है, जो कि वहाँ भी पेट भर रहा है, गांव में भी पेट भर रहा है, इससे ज़्यादा उनसे कुछ नहीं हो पा रहा। अब वो यहाँ से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ ना तो कल है, ना कारखाना है, ना कुछ है, ना काम है,
जाना पड़ रहा है। लेबर सप्लाई जोन अब मिथिला को बोला जाता है। यहाँ चीनी मिल हुआ करती थी, बंद है। कब बंद हुए? आरजेडी की सरकार में। सूत मिल हुआ करती थी, बंद है। यहाँ आप जाएंगे तो एक बार अशोक पेपर मिल देख लीजिए। इतनी बड़ी स्ट्रक्चर, इतनी बड़ी सारी कुछ, इतनी बड़ी मशीनें, आज भी उनके मशीनों को इससे रख रखाव में रखा गया जो आधे खराब हुए, आधे अभी भी सही पड़े हुए हैं, लेकिन वो चल नहीं रही है। तो इसकी वजह से जब यहाँ काम नहीं होंगे, हर एक लड़का जब 21-22 साल का होगा, पढ़ाई के बाद ना तो गवर्नमेंट के पास काम है ना प्राइवेट सेक्टर में काम है, वो लड़का क्या करेगा? फिर तो उसको जाना वहीं पड़ता है। यहाँ तक कि हम देखें जो ग्रेजुएट लड़का वहाँ पे जाके वॉचमैनी कर रहा है, ड्राइवरी कर रहा है। क्यों? यहाँ कुछ काम है नहीं, तो हमको मिथिला से वहाँ जाना पड़ रहा है, हम काम कर रहे हैं। अगर आज मिथिला राज्य बनता है तो इस सब चीज़ों की फिर से चीनी मिल चालू होंगे, फिर से जो है सो मान के चलिए कल कारखाने, जो नई सरकार रहेगी, नए राज्य की गठन होगी तो काम बढ़ेगा, फिर तो मिथिला में लोग रहेगा जिसको काम यहाँ पे मिलेगा। तो यही है। जो हम बात कर रहे थे कांग्रेस के संदर्भ में, तो 1980 के दशक में जब जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि उर्दू को बिहार की दूसरी लैंग्वेज बनाई गई। तब मिथिला के रीजन में बहुत प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ था। ये चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक हमारा शो भी आ रहा है, उसमें भी आप देखेंगे इस चीज़ का जिक्र होगा। जो बात इन्होंने कही मैं उसी पे पूछना चाहता हूँ आपसे। पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम ऋषि रोही हुआ। अच्छा, क्या करते हैं? MSU के जिला प्रवक्ता हैं, साथ में कवि हैं। कवि हैं जी। अच्छा, तो आप कविताएं लिखते हैं? हाँ, तो भैया प्लायन की बात कर रहे थे तो वहाँ से मेरे मन में कविता आता है कि डाइन प्लायन जान मरई है, डाइन प्लायन जान मरई है, जान द क करै छी काज, ओतऽ पिटैया पूछ कह हमर आवाज, हमरा चाही मिथिला राज, हमर रोटी हमर काज, हमर रोटी हमर काज, हमरा चाही मिथिला राज, हमर भाषा हमर आवाज, तैं दुआरे ठन्ने छी हम मिथिला राज। आब नहि खेबै लाठी जाकऽ परदेश यौ, आब नहि खेबै लाठी जाकऽ परदेश यौ, एतऽ मिथिला राज लड़ि कऽ लेबै, फैक्ट्री लागतै, रोजगार भेटतै, अपना घरमे रहि कऽ सजेबै हम अपन परदेश यौ, हमर रोटी हमर काज, हमरा चाही मिथिला राज। बहुत ही बढ़िया, मतलब सुनने में ध्वन्यात्मकता। और ये मेरी समस्या है पर्सनल कि मुझे मिथिला नहीं, मैथिल जो भाषा है वो नहीं आती है, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगते हुए ये चाहूँगा कि आप इसका थोड़ा सा हिंदी में मतलब बता दें। देखिए, ये जो मैं कहा कि डाइन प्लायन, डाइन जो है सो हमारे यहाँ एक अपशब्द है जिससे लोग परेशान होते हैं सामाजिक रूप से। उसी तरह हमारे यहाँ प्लायन, जैसा मान लीजिए हम 20 साल 25 साल के लड़का हैं, अगर हमको 20,000 रुपया कमाना है तो उसके लिए अपना माँ बाप परिवार सबको छोड़कर बिहार से बाहर जाना पड़ता है। स्किल रहते हुए, जानकारी रहते हुए जाना पड़ता है। और जब हम वहाँ जाते हैं तो जान लगा के काम करते हैं, जो भैया काम है तो करना पड़ेगा। बाद में जब बाहर निकलते हैं, होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, तो वहाँ आवाज़ पूछकर मारा जाता है। कौन सा, अभी देखिए विवाद चल रहा है, भैया बोल भी रहे थे, जो कौन सा भाषा बोलते हो, मारा जाता है। तो भैया जब हमारे यहाँ हमको मिथिला राज्य मिल जाएगा, हमारा अपना उद्योग होगा, हमारा अपना फैक्ट्री होगा, हमारा जो चीनी मिल है, हमारा जो जूट मिल है, हमारा जो पेपर मिल है, अगर ये सब चालू होगा तो हम मान लीजिए 8 घंटा वहाँ ड्यूटी करेंगे। बाद में मान लीजिए कि मेरे अंदर 12 घंटा काम करने की क्षमता है तो 4 घंटा हम अपने खेत में भी काम कर सकते हैं। 4 घंटा के लिए हम अपना कोई छोटा सा रोज़गार कर सकते हैं। नहीं कुछ करेंगे, 4 घंटा अपने बगीचे में गार्डनिंग करेंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे, हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होगा। खेत में काम करेंगे, हमको अच्छा अनाज भी मिल जाएगा। अपने परिवार को समय देंगे, हमारा बच्चा अच्छा बनेगा, हमारा मिथिला का भविष्य अच्छा होगा। ये सारा फ़ायदा है। क्योंकि आप कविता लिखते हैं और साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा मिथिला के साहित्य के बारे में बताएं कि यहाँ पुराने कवियों के बारे में जो लिखने वाले लोग हुए। देखिए, हम पुराने कवियों के बारे में कहते हैं, हमारे यहाँ बाबा नागार्जुन हुए, जिन्होंने सत्ता को सामने बैठकर चैलेंज किया था। आपको याद होगा वो कविता, या सुने होंगे आप, इंदू जी क्या हो गया आपको, सत्ता के मद में भूल गई बाप को। उसके बाद जब आज़ादी के बाद ये आपको इंदिरा गांधी जी के समय में ये आई थी महारानी विक्टोरिया, तब उन्होंने कहा था कि हम ढोएंगे पाल की, यही राय हुई है जय जवाहरलाल की। तो इस तरह के कवि हुए, हमारे विद्यापति जी हुए, जिनके यहाँ महादेव उगना नौकर के रूप में रहकर काम किए। तो हमारी ये मिथिला की धरती इतनी महान धरती रही है कि जहाँ भगवान भी आने के लिए तरसते हैं। राम जी का ससुराल रहा है हमारे मिथिला में, और तब हमारे मिथिला राज्य को लोग उपेक्षित रखे हुए हैं। अब इससे बड़ा वर्णन क्या हो सकता है हमारे मिथिला राज्य का। अच्छा, जब भी मिथिला की चर्चा होती है तो आपने ये राम जी वाला किस्सा छेड़ा तो मुझे ध्यान आ गया कि जब भी गाली और गानों में गाली को लेकर चर्चा होती है तो एक
जिक्र आता है कि भाई आप मिथिला में जाइए, वहाँ राम जी का ससुराल है, वहाँ तो लोग प्यार से गाली गाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए राम जी जब शादी करने कोई की गाली वाला गाना जो है जो दामाद के आने पे गाया जाता है, वो अगर आपको याद हो तो आप सुना भी सकते हैं। देखिए जैसे राम जी आए थे तो जब वो हो रहा था ना फेरी, 7 फेरा जो लेते हैं, तो उस समय जो वो चला था कि मतलब वो चलते थे धीरे धीरे, तो कहे कि बैल की तरह, कोल्हू के बैल की तरह चल रहे हैं। तो उसमें आप प्रसंग है पूरा कि जो लक्ष्मण जी थोड़ा गुस्सैल थे, गुस्सा गए, तो मिथिला के नारियों ने वर्णन करके दिया कि 84 लाख योनि को वो चलाते हैं, तो कोल्हू के बैल की तरह चलते हैं, सबको पेड़ते हैं। उसमें उनको गाली भी दिया गया, उनके पिताजी को गाली दिया गया कि हाँ किनकर लड़का छिए, तो दशरथ के, तो 10 मतलब 10 और रथ मतलब घोड़ा, तो 10 को घोड़ा के बच्चा छी, इस तरह से कहा गया भगवान को। वो मिथिला की धरती रही है। और अभी भी शादियों में हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले हम गए थे गंगा के उस पार, वहाँ खाने के लिए बैठे, लेकिन ये आनंद नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि हमारे यहाँ मिथिला में बरातियों को गाली दिया जाता है, विभिन्न तरह की गालियाँ दी जाती है, और हम लोग जितनी गाली देती है ना, कहते उतना ही भूख बढ़ता है। अच्छा जी, कभी आइए मिथिला क्षेत्र में, फिर उसका आनंद देखिए आप। यहाँ गाली गाली नहीं, यहाँ गाली स्वागत है, क्योंकि भगवान राम को पड़ा है, भगवान राम सुने हैं वो गाली, तो हम और आप फिर तो उनके सेवक हैं। भूख को लेकर बहुत जिक्र होता है कि मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस क्षेत्र से हैं, जो साथ में काम करते हैं या पहले किए हुए हैं, तो कहते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ कुछ शादी वादी नहीं होती। जैसे मैं सिवान से हूँ, अच्छा। तो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ शादी वादी में मज़ा वो नहीं है, हमारे यहाँ आओ, मटन नहीं बनेगा बारात में तो बारात लौट के चल जाएगा, और लोग खाते हैं भर ही एकदम आराम से। ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, मटन हो गया, रसगुल्ला हो गया, फेमस है हम लोग, दही चूड़ा रसगुल्ला खाने में, मतलब विश्व में कहिए, मछली हो गया, स्थान रखते हैं, विश्व में स्थान रखते हैं मछली खाने में, रसगुल्ला खाने में। जो वैष्णव आदमी रसगुल्ला खाने में चैलेंज लगा देंगे, दही खाने में अड़ा देंगे घुटना, लाते जाइए, देते जाएंगे। इसके पीछे कारण है, देखिए मिथिला क्षेत्र सबल रहा है सब दिन से, तो भैया जिसके पास रहेगा वही ना खाएगा, तो हमारे पास था इसलिए खाने की आदत है। बहुत बढ़िया। मैं आपसे खाने पीने का जिक्र हुआ और मटन मछली का, अभी एक विवाद हो गया। एक कार्यक्रम था, वहाँ ललन सिंह गए हुए थे और कुछ कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सबके खाने की व्यवस्था है, मटन वटन बना हुआ है, भरी खाइए। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने लिख दिया कि भाई, और रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की बेटी हैं, कि ये सावन में मटन खा रहे हैं और मटन की पार्टी दे रहे हैं। मिथिला के रीजन में खाने को लेकर कि क्या सावन में ये बराना कहते हैं कि क्या परहेज़ करते हैं, या खाने का क्या हिसाब किताब रहता है? देखिए एक तो इसमें मैं ये नोट जोड़ देता हूँ कि कुछ भी महीना, कुछ भी दिन चल रहा हो, जिसको जो मर्जी वो खाएगा। दूसरा कोई ये नहीं होता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं सावन में नहीं खाता हूँ, तुम भी नहीं खाओ, ऐसा नहीं होता है। जिसको जो मर्जी वो खा सकता है। देखिए हमको लग रहा है जब से आप बातें कर रहे हैं, उस तमाम बातों में एक चीज़ का जिक्र लगातार हो रहा है कि मिथिला जो पूरे देश में अपना अलग कल्चरल, अपना अलग भाषा, अपना अलग परंपरा, अपना अलग खान पान, अपना अलग रहन सहन, अपना अलग पहनावा है। तो आप एक चीज़ अभी अच्छी बोले हैं कि लोगों को अपना खाने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये मिथिला ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे पहनावा भी जो मिथिला की कल्चर है उसी हिसाब से लोग पहनते हैं। जहाँ पे रहन सहन हो, जो मिथिला का अपना कल्चर है, लोग उसी तरीके से रहते हैं। जहाँ खान पान की बातें होती है तो पूरे साल लोग खाते हैं, लेकिन जो सावन मास है, जिस सावन मास में खास करके हिंदू रीति रिवाजों में जो मांसाहारी खाना है उस पर रोक लगाया इसीलिए जाता है क्योंकि ये पूरे जो महीना होता है सावन का, वो हम लोग लगातार देखते होंगे आप, कांवड़ियों का एक जत्था होता है और ये धर्म कर्म का एक मास माना जाता है, जहाँ पे आदमी बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो लगभग पूरे महीना उपवास भी रखते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो मिथिला का अपना कल्चरल है, यहाँ पे वैसे तो देखिए ये मिथिला की धरती है, कहावत है पग पग पोखर माछ मखान, ये थी मिथिला के पहचान। लेकिन जो ये सावन मास है, इस सावन मास में प्लीज़ मतलब बता दीजिए आप। ये देखिए ये मिथिला की जो धरती है, यहाँ पे पग पग पोखरी माछ मखान, ये आप कहीं भी जाइएगा, जैसे आप दरभंगा में है, आप हर 10 कोस पे, कहावत है कि डेग डेग पर पानी बदला, कोस कोस पर पानी। मतलब आप यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाइएगा तो वहाँ पे पानी का स्वाद थोड़ा चेंज हो जाता है। आप यहाँ से दूसरे जिला जाइएगा, आप मुजफ्फरपुर चले जाइए तो थोड़ा शब्द जो हम मैथिली जैसे हम बोलते हैं, हम जना मैथिली बजै छी, अहाँ बगल के कोनो जिला जेबे तो वहाँ पे थोड़ा उसका जो है जो टोन अलग हो जाता है। तो यही का बात है कि डेग डेग पर पानी बदला, कोस कोस पर पानी। मतलब आप यहाँ जितना, इससे पहले जो हमारे बताएं कि हम लोग तिरहुत प्रदेश में हैं, तो ये जितना मिथिला है, इस मिथिला के अंदर थोड़ा थोड़ा डेग पे ना, थोड़ी थोड़ी दूरी पे भाषा, थोड़ी थोड़ी दूरी पे पानी, थोड़ा थोड़ा दूरी पे रहन खान पान, ये सब बदलता है। तो
तो लोगों को यही लगता है कि वो कोसी हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया। ये कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे बस पानी और पानी का होता है। तो सावन मास में मांसाहारी खाना हिंदुओं के लिए थोड़ा वर्जित है। वैसे आप जो बोले आज़ादी सबको है, खा सकता है, लेकिन इन्हीं चीज़ों पे खास करके जो अपने आप को हिंदुत्व की बात करते हैं, जो अपने आप को सनातनी की बात करते हैं, जो अपने आप के धर्म रक्षा की बात करते हैं, अगर वो ऐसे व्यक्ति अगर खाते हैं तो निश्चित रूप से सवाल उठता है। और ख़ास करके सावन के महीना में नहीं खाना चाहिए मिथिला में। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जब भी मिथिला को लेकर बात होती है या मिथिला राज्य की मांग को लेकर, आपके आलोचक ये कहते हैं कि भाई ये पूरी डिमांड सवर्ण समाज की है, कि आप इनके डिमांड, इनके प्रोटेस्ट, इनके संगठन में देखिए कि जो जातिगत रिप्रेजेंटेशन है वो कितना है। आप इस आलोचना को हमारे कैसे सामने मुलायम यादव है, अर्जुन दास जी हैं, ऋषि यादव ही है, हमारे साथ सब लोग हैं। ये एक भ्रम है और इस मिथिला राज्य की मांग की साजिशन कमज़ोर करने की ये शक्ति जो है वो हावी है, ताकि यहाँ जो है इसको क्या कहते हैं, लो कॉस्ट लेबर जोन बनाने की जो साजिश है इस क्षेत्र को, ताकि यहाँ से अगर सुखी आ जाएगी, समृद्धि आ जाएगी, विकास आ जाएगा, तो यहाँ से लेबर कहाँ ले जा पाएंगे। इसीलिए साजिश है जो इस क्षेत्र को अगर कैपिटलाइज फंड मिलना शुरू हो जाएगा, यहाँ अगर फैक्ट्रियाँ हज़ारों करोड़ से लगने शुरू हो जाएंगे, 2-2 हज़ार करोड़ यहाँ के लोगों के लिए निवेश किया जाएगा, तो यहाँ से हम सस्ता मजदूर कहाँ मिलेगा। इसलिए ये साजिशन है। जो लोग ऐसी प्रकार की भ्रम करते हैं वो आकर देखें, वास्तविकता देखें। आपके हर एक समुदाय में एक अच्छे लीडर हैं हमारे यहाँ जो कि मिथिला राज्य की मांग करते हैं, और मिथिला राज्य की मांग ही नहीं बल्कि अपने समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे ये बताइए कि दरभंगा, जैसे आप घर आपका दरभंगा में ही है? जी हाँ, दरभंगा में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए, एम्स की बात हुई, एयरपोर्ट की बात हुई, लेकिन वो काम अभी तक कहाँ पहुँचा? अभी उसकी ज़्यादा प्रोग्रेस तो है नहीं। देखिए, एम्स के लिए तो मोदी जी भी अनाउंस कर दिए, अनाउंस हुए बहुत दिन हो गया, लगभग 15 में अनाउंस हुआ, कितने जगह बन भी गया। लेकिन दरभंगा की बात की जाए तो अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देते हैं कि यहाँ एम्स बन गया है, उस पर कई तरह का वीडियोज़ भी बना। रिसेंट में मोदी जी आके शिलान्यास भी करते हैं। और देखिए, एम्स के लिए भी हम लोग लगातार जारी है, जैसे घर घर से ईंटा लाएंगे, दरभंगा एम्स बनाएंगे, या इस तरह का जो भी आयोजन है हम लोग बराबर करते रहे हैं। तो उससे जो है अब देखिए आगे एम्स भी बनेगा, बहुत जल्द बनेगा, हम लोग लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं। ये बताइए, इतनी डिमांड होती है, आप लोग इतना प्रोटेस्ट भी करते हैं, कह भी रहे हैं कि बहुत एक्टिव हैं और प्रोटेस्ट करते रहते हैं, सड़कें बहुत ख़राब हैं, तो इस तरह के मुद्दे आप लोग नहीं उठाते हैं? आने में हालत ख़राब हो जाती है लोगों की, बहुत जाम वाम, मतलब भीड़ इतना है, सड़क आप देखिए कितनी ख़राब है यहाँ की, तो जो बेसिक सुविधाएँ हैं उसकी दिक्कत है दरभंगा में। हाँ, कहीं ना कहीं ये सड़क या जाम का समस्या का जो जिनको कह सकते हैं, ये जो है इसका पूरा श्रेय जाता है विधायक का। यहाँ का कौन है? यहाँ के जो विधायक है संजय सरावगी जी, वो चाहते ही नहीं है जाम समस्या दूर हो। और जाम समस्या दूर अगर, हाँ बीजेपी के, वो चाहते ही नहीं है यहाँ का जाम समस्या दूर हो और यहाँ का सड़कें बने, वो चाहते ही नहीं है। इसका एक ही मतलब मकसद है, उनका यही एक ही मकसद है, जो अगर वो अतिक्रमण करते हैं तो उसका बोर्ड खराब हो जाएगा, इसलिए वो अतिक्रमण नहीं करते हैं। जो सही है, जो सही जो मापदंड होता है वो नहीं करते हैं। उसका उद्देश्य नहीं है जो हम यहाँ पर सड़क का ये हो दूर हो, इसको दूर करें हम। एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फिर आपसे ख़त्म करेंगे। मिथिलावादी पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी, बिहार विधानसभा चुनाव? बिल्कुल, मिथिलावादी पार्टी जहाँ हम लोगों का जनाधार है, जिन क्षेत्रों पर हमने बायोडाटा मंगाने का काम किया है, जहाँ हमारी जनाधार है, हम सर्वे करा रही है हमारी टीम। और जहाँ जहाँ लगभग दरभंगा मधुबनी के 20 सीट छोड़कर सहरसा और सुपौल में भी हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। काफ़ी स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही है और इस सरकार को, एनडीए को खासकर हम लोग इस बार मिथिला क्षेत्र के साथ जितना इन्होंने छल किया है, जितना प्रपंच किया है, यहाँ के लोगों को आपने सड़क का जिक्र किया, यहाँ रिंग रोड के सपना दिखाया जाता है, हज़ारों करोड़ से स्टेशन बनाया जाता है, ओवर ब्रिज की परिकल्पना आप चारों तरफ देख रहे होंगे। लेकिन आप सोचिए ना, दुनिया आज चांद पर जा रही है, हम लोग एक सड़क की मांग आपने ही किया और हम लोगों ने बताया इसका रीजन क्या है। यहाँ जो मगध से जो शासक हैं, मगध के शासक हैं, मिथिला के शासक नहीं हैं, जो अभी सरकार है। हाँ, इसे हम लोग मगध के शासक बोलते हैं, जो मगध राकस हम लोग बोलते हैं। हम लोग जितने भी लोग हैं ये मगध राकस बोलते हैं। गया, नालंदा, कहाँ फंड जा रहा है? गया में जा रहा है, नालंदा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? हमारे यहाँ एम्बुलेंस में ड्राइवर कहाँ के? छपरा के, सिवान के, भरी हुई है यहाँ।
वैकेंसियाज में भी ज़्यादातर वहीं के लोग हैं। इस क्षेत्र को केवल और केवल लेबर जोन बनाया जा रहा है, वो साजिशन। यहाँ के लोग अगर अच्छे सड़क पर चलेंगे तो ये क्यों करने जाएंगे पटना? यहाँ अगर अच्छे यूनिवर्सिटियाँ में पढ़ाई होंगी तो क्यों जाएंगे दिल्ली? यहाँ अगर एम्स जल्दी बन जाएगा तो बम्बई दिल्ली कौन जाएगा? वहाँ दर दर ठोकरे कौन खाएगा? सबसे बड़ी बात यही है। एक मैं अंत में कोई कविता सुनना चाहता हूँ, आप सुना दें हमारे दर्शकों को मैथिली में। मैथिली में देखिए, हमारे जो किसानों की स्थिति है उनके लिए मैंने एक कविता लिखा था कि टूटल माला बिखरल सान, टूटल माला बिखरल साल, उड़ल छप्पर गिरल मचान। टूटल माला बिखरल सान, उड़ल छप्पर गिरल मचान। टुकुर टुकुर सब ताकैत रहि गेल, टुकुर टुकुर सब ताकैत रहि गेल, लुट गेल धरती के भगवान। टूटल माला बिखरल सान। सौंसे दुनिया के भरै छी थाली, सौंसे दुनिया के भरै छी थाली, तहियो हमर रहि गेल खाली। सौंसे दुनिया के भरै छी थाली, तहियो हमर रहि गेल थाली। ई सौंसे दुनिया जगमग करैया, हमरा घर में नहीं भेल दिवाली। ये किसान का दर्द है। अब देखिए, किसान के जीवन में कितनी घटनाएं आती है। जब उनकी बेटी का शादी करना होता है, खेती का समय आता है, तो खेती की बात है कि पिछला कर्जा नहीं चुकले। ये जो सरकार किसानों के प्रति खाद का कीमत, बीज का कीमत, सही सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण उनकी जो समस्याएं होती हैं कि पिछला कर्जा नहीं चुकले, केना का मंगबै फेर यो, नहीं जे करबै एहि कातिक खेती। पिछला कर्जा नहीं चुकले, केना का मंगबै फेर यो, नहीं जो करबै एहि कातिक खेती। केना का डोली चढ़तै बेटी, केना का डोली चढ़तै बेटी। मन करैया काटि लीतों, मन करैया काटि लीतों, बेटी संगे अपनो घेटी। घेटी मतलब गर्दन। मन करैया काटि लीतों, बेटी संगे अपनो घेटी। रहि रहि फाटै करे जियो, केकरो ने हमरा पर आबै दरेगियो, केकरो ने हमरा पर आबै दरेगियो। सब कहैया देवता छी किसान यो, सब किसानों को सब भगवान कह रहा है चुनाव के समय में कि सब कहैया देवता छी किसान यो, भूल जाइया होते उ चुनाव यो। सब कहैया देवता छी किसान यो, भूल जाइया होते उ मतदान यो। केकरो नज़र में चोर छी, केकरो में बेईमान यो। चुनाव के बाद जब किसान के घर में अनाज नहीं होता है तो उस किसान को, अभी देखिए एडीजी साहब कहे हैं नहीं कि जून जुलाई में किसानों के पास फुर्सत होता है इसलिए आतंकवाद बढ़ जाता है। तो वहाँ पर ये मेरा लाइन सटीक बैठता है कि केकरो नज़र में चोर छी तो केकरो में बेईमान यो, नहीं करूँ बेज्जत हमरा, कहीं का धरती के भगवान यो, कहीं का धरती के भगवान यो। बहुत ही खूबसूरत। तो ये एक कविता थी जो हमने सोची कि भाई कवि हैं तो आपको सुनाई जाए। हम लोग दरभंगा घूम रहे हैं, बेसिकली ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत वादे और दावे होते हैं, चुनावी मौसम में रैलियां होती हैं और नेता बताते हैं, जो सरकार में हैं वो बताते हैं कि हमने इतना सब कर दिया, जो विपक्ष में हैं वो ये कहते हैं कि कुछ नहीं किया, जब हम थे तब हमने बहुत कुछ किया। और असल में सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं होती है, ब्लैक एंड वाइट में तो दुनिया होती नहीं है। तो ब्लैक एंड वाइट के बीच जो रंग है और जो धुंधला धुंधला सा रंग है वही हम दिखाने और देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये चीज़ें लगातार खबरगांव के यूट्यूब चैनल पर दिखती रहेंगी, आप देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में इस पूरी बातचीत पर अपनी राय बताइएगा। मेरा नाम आकाश है, कैमरे के पीछे जेरी थे, शुक्रिया।